इसमें हम आपको सब आँखों के आंसू उजले ये बता रहे थे और इसमें आप अच्छी तरह से देखिए कि इसको ज्वाला सौंपी, ये खिला कब फूल जला, इसके विषय में बताया। वह अचल धरा को भेंट रहा, निर्मम तन बदला, ये भी आपको बता चुके हैं। और नभ तारक सा खंडित, कंचन हीरक पिंगला, ये भी हो चुका है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें आपको हमने बताया कि सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, सबके सपनों में सत्य पला। और जिस ने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झल यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। तो इसमें ये बताया गया है, ये हमारा काव्यांश हुआ। और इस के अंतर्गत अब ये मैं आपके सामने संकेत लिख रहा हूँ, इसके अंतर्गत भी हम इसमें व्याख्या करेंगे। संकेत में सबसे पहला संकेत, सब आंखों के आंसू उजले। इसके बाद खिला कब फूल जला। आगे कह रहे हैं वह अचल धरा को भेंट रहा। निर्मम तन बदला, तीसरा काव्यांश नभ तारक सा। हीरक पिंगला, इसके बाद इसमें नीलम मरकत के अंकुर हो निकला। इसके बाद संस्कृति के प्रति
संस्कृति संस्कृति के प्रति सपने सपने में सत्य ढला। ये हमारे इस प्रकार से सब आंखों के आंसू डॉट डॉट ये हमारे सब संकेत हो गए। खिला तब फूल जला, वह अचल धरा को निर्मम तन बदला, नभ तारक सा डॉट 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 कंचन हीरक पिंगला, नीलम मरकत के डॉट 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 अंकुर हो निकला, संस्कृति के प्रति डॉट 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 सपने सपने में सत्य ढला। ये हमारे संकेत हैं। इनके अंतर्गत ही हमने यहाँ पर ये भावार्थ जो है, व्याख्या जो है, यह बताई जा रही है। तो इसमें हम आपको जो बता चुके हैं कि सब आंखों के आंसू उजले, खिला तब फूल जला, वह अचल धरा को निर्मम तन बदला, नभ तारक सा कंचन हीरक पिंगला। ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर नीलम मरकत। नीलम मरकत के अंकुर हो निकला। इसमें संकेत यहाँ पर नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन, चुन लो मेरे बनने मिटने में नित, अपनी साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में, घुल मिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो इस प्रकार से ये इसमें संकेत आपके सामने है कि नीलम मरकत के अंकुर हो निकला। इसमें ये संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता सब आंखों के आंसू उजले से उद्धृत है। इसकी रचित्री छायावादी कविता की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा है। प्रसंग के रूप में इस कविता में कवित्री ने प्रकृति से जीवन के सत्य चुनने की बात कही है। ये इसके अंतर्गत प्रकृति से सत्य, जीवन के सत्य चुनने की बात वह यही वह कह रही हैं। और इसमें कवित्री जो हैं वह कहते हैं कि नीलम और पन्ने के 2 कटोरे होते हैं। नीलम और पन्ना, पन्ने के 2 कटोरे होते हैं जिसमें जीवन रूपी मोती बनते हैं। इसी में सारे रंग रूप ढलते बनते रहते हैं तथा जीवन की सारी चमक इसमें चमकती है। आकाश के बादलों में जो बिजली चमकती है वही धूल में अंकुर के रूप में फूटता है। इनमें जीवन के सत्य की झलक मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने ये बताया। तो इस काव्यांश में विशेष रूप में हम देखते हैं कि इस काव्यांश में जीवन के सत्य की ओर संकेत किया गया है।
भाषा तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली है। इसी ही काव्यांश का हम काव्य सौंदर्य देखते हैं, जो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखते हैं भाव सौंदर्य। ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश में प्रकृति के माध्यम से जीवन सत्य चुनने के लिए प्रेरित किया गया है। जो महादेवी वर्मा हैं, ये जो प्रेरणा दे रही हैं, प्रेरित कर रही हैं क्या, कि प्रकृति से जीवन सत्य चुनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। प्रकृति के माध्यम से जीवन सत्य चुनने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। तो इसमें शिल्प सौंदर्य में, काव्यांश में, छायावादी शैली में प्रकृति के विषय में बताते हैं कि प्रकृति के प्रेरक रूप को बताया गया है। जीवन मोती में रूपक अलंकार, जीवन मोती जो है उसमें यहाँ पर रूपक अलंकार दिया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली है, लाक्षणिकता है, रंग रूप में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ रंग रूप जो है उसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है, अलंकार है। तत्सम शब्दावली है। काव्यांश छंद मुक्त रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काव्यांश के विषय में बताया गया है। तो ये हुआ हमारा काव्यांश। तो हम विशेष रूप से यह देखते हैं कि यहाँ पर ये संकेत, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, विशेष और इस काव्यांश का सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत। तो इसमें हुआ हमारा ये। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा, संस्कृति के प्रति सपने सपने में सत्य है। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल में एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। तो ये हुआ हमारे काव्य पंक्तियाँ। तो इन काव्य पंक्तियों में सबसे पहले संकेत संस्कृति के प्रति सपने सपने में सत्य ढला, ये हमारा संकेत हुआ। अब इसमें संदर्भ, यह प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कविता सब आँखों के आंसू उजले से उद्धृत है। इसकी रचित्री छायावादी कविता की आधार स्तंभ महादेवी वर्मा है। इस कविता में कवित्री ने प्रकृति से जीवन के सत्य चुनने की बात कही, सत्य चुनने की बात यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पर व्यक्ति की महत्ता और अस्तित्व स्वीकारने की बात कही गई है। कहते हैं कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, उसके महत्ता, उसकी जो महत्ता है, प्रत्येक व्यक्ति की महत्ता और अस्तित्व यहाँ पर स्वीकारने की बात कही गई है। इसलिए अब आगे जो महादेवी वर्मा जी हैं वो कहती हैं कि संस्कृति, कवित्री कहती हैं कि संसार के हर कदम पर प्रकृति की आहट महसूस की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। इसमें उसकी सांसों का नया अंकन जो है वह अर्थात नए अस्तित्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर कहते हैं कि अस्तित्व जो है
उसको साफ साफ रूप से देखा जा सकता है। कवित्री कहती हैं कि प्रकृति के बनने और मिटने में ही नित्य अपनी साधुओं के क्षण गिन लेने चाहिए। यह संसार कभी आग की तरह जलता है तो कभी फूलों की तरह खिलता है। इसमें किसी अकेले व्यक्ति के प्राण चलते रहते हैं, अर्थात अकेले व्यक्ति का अस्तित्व बना रहता है। वास्तव में यदि देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति के सपने में सत्यता होती है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए, जिसे हमें विशेष रूप से स्वीकार लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस बात को अच्छी तरह से जान लें। तो यहाँ पर ये संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का रंग अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित्य अपनी साधुओं के क्षण गिन लो। तो ये हुआ यहाँ पर जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला और सपने सपने में सत्य लगा। तो यहाँ यह संसार कभी आग की तरह जलता है तो कभी फूलों की तरह खिलता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है, व्यक्ति के प्राण चलते रहते हैं, अर्थात उसका अस्तित्व बना रहता है। इसमें हम विशेष देखते हैं, इस काव्यांश में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के सपनों में सच्चाई होती है। ये वास्तविकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जो सपने होते हैं उनमें वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है। और आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का अस्तित्व स्वीकारने का उल्लेख है। इस काव्यांश के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो हैं या वस्तु हैं उसका अस्तित्व स्वीकारने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, स्वीकारने का उल्लेख किया गया है। ये इस काव्यांश की विशेषताएं रही। अब विशेषताओं के बाद ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत करते हैं। तो भाव सौंदर्य में ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश में प्रकृति से प्रेरित होने की बात कही गई है। प्रकृति से प्रेरित होने की बात यहाँ पर विशेष रूप से कही गई है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का अस्तित्व स्वीकारने का भी उल्लेख किया गया है। तो काव्यांश में प्रकृति से प्रेरित होने की बात कही गई, एक बात। दूसरी, प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का अस्तित्व स्वीकारने के का उल्लेख यहाँ पर है। तो ये बातें हुई। अब हम देखते हैं आगे शिल्प सौंदर्य। छायावादी शैली है, लाक्षणिकता है, मिश्रित शब्दावली है, साहित्यिक खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई। खड़ी बोली में यहाँ पर एक सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। जलते खिलते बढ़ते में स्वर मैत्री तथा सपने सपने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो काव्यांश छंद मुक्त रचना है। इसे काव्यांश जो है वो छंद मुक्त रचना कही जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका भाव है। तो इसमें हमने आपको इस सभी के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी के इस पाठ की कविता के अंतर्गत जाग तुझको दूर जाना सब आँखों के आंसू खुजले, महादेवी वर्मा का इनका पूरा जीवन परिचय हुआ। जीवन परिचय के अंतर्गत जीवन परिचय, रचनाएं और अन्य भाषा शैली आदि सब हुआ।
और इसमें जाग तुझको दूर जाना, ये इसका कविता का परिचय हुआ, कविता सार और सत्संग व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न जो हैं, काव्य सौंदर्य संबंधी, ये काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत काव्य सौंदर्य भी हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ ये जो भावार्थ हैं, ये आपको इन संकेतों के माध्यम से आपको पांचों काव्यांश आपको बताए। और इससे पहले जो काव्यांश हैं, जाग तुझको दूर जाना, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो इस प्रकार से तीनों काव्यांश वह और पांचों काव्यांश यह, ये पूरे आपके काव्यांश हुए। अब इसमें आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना और इसके बाद फिर आगे बताएंगे।